कॉन्ट्रैक्ट मैरिज प्यार या समझौता भाग 29। जोधपुर। रक्षिता और वेदांत को छोड़कर सभी जोधपुर जा चुके थे। स्वर्ण भवन में आज बहुत दिनों के बाद चारों ओर खुशहाली छाई हुई थी और ये खुशी रक्षिता की सही सलामत घर आने की थी। दादी सभी नौकरों को आदेश देते हुए कहती है, ध्यान से सुनिए आप सब, आज इस स्वर्ण भवन को इस तरह सजाइए जैसे हम किसी त्योहारों में सजाते हैं। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अनेक तरह के पकवान बनाइए। जाइए जल्दी जल्दी अपना काम करिए। हमारी बच्ची का भव्य स्वागत करना चाहते हैं हम। जाइए आप सब जल्दी। दादी को इतना उत्साहित देखकर सीढ़ियों से उतरते ठाकुर साहब कहते हैं, माँ क्या बात है, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, फिर ये तैयारियां किस लिए करवा रही हैं आप? ठाकुर साहब पूरे स्वर्ण भवन को सजाते देखकर कहते हैं, कोई त्योहार नहीं है, लेकिन किसी त्योहारों के दिन से कम भी नहीं है, दादी कहती है। ये सुनकर ठाकुर साहब कहते हैं, माँ ऐसा क्या है आज के दिन जो हमें नहीं पता? हमारे स्वर्ण भवन की खुशियां आज वापस आ रही हैं। हमारी रक्षिता हॉस्पिटल से वापस जोधपुर आ रही है। हम बहुत खुश हैं। दादी के चेहरे को देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि रक्षिता के आने से वो कितनी खुश थीं। ये सुनकर ठाकुर साहब कहते हैं, माँ आप उस नौकर की बेटी के लिए इतना तामझाम करा रही हैं, हो क्या गया है आखिर आपको? आपको क्या हो गया है वीरेंद्र? भूलिए मत, रक्षिता इस घर की बहुरानी है, उसके खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे, दादी सख्ती से कहती है। ठाकुर साहब दादी से बहस न करते हुए कहता है, ठीक है माँ, आपको जो सही लगे कीजिए, हम ऑफिस जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए, आज जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो। इतना कहकर ठाकुर साहब दादी के चरण स्पर्श करते हैं। दादी ठाकुर साहब को आशीर्वाद देते हुए कहती है, कान्हा जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। ठाकुर साहब और मुंशी जी वहां से चले जाते हैं। रक्षिता को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। वेदांत रक्षिता को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। सिद्धार्थ भी उनके साथ ही था। रक्षिता कार की खिड़की से बाहर देख रही थी और वेदांत उसे। कुछ देर में तीनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वेदांत कार से उतरकर व्हीलचेयर उतारता है, फिर कार का दरवाजा खोलकर रक्षिता को अपनी गोद में उठाकर कार से बाहर लाता है और व्हीलचेयर पर बैठाता है। वेदांत व्हीलचेयर पकड़ता उससे पहले ही सिद्धार्थ व्हीलचेयर पकड़कर कहता है, तुम्हें मेरी बहन की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसका भाई है उसका ध्यान रखने के लिए। इतना कहकर वो रक्षिता को लेकर आगे बढ़ जाता है। रक्षिता कुछ नहीं कहती। वेदांत सारा सामान लेकर उनके पीछे जाता है। कुछ समय में तीनों जोधपुर पहुंच चुके थे। रक्षिता बच्चे, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? दादी रक्षिता के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है। अब हम बिल्कुल ठीक हैं दादी, रक्षिता धीरे से मुस्कुराकर कहती है। रक्षिता की नज़र मेधस्वी पर जाती है, जो अपनी डबडबाई आंखों से उसे ही देख रही थी। रक्षिता उसे देखकर कहती है, मेधस्वी आप वहां क्यों खड़ी, आइए ना हमारे पास। मेधस्वी ये सुनकर दौड़ते हुए जाकर रक्षिता के गले लग जाती है और कहती है, रक्षिता हम बहुत डर गए कि कहीं हम आपको खो ना दें, इसलिए हमने कहा था ठाकुर साहब से वादा मत कीजिए, लेकिन आप सुनती कहाँ हैं किसी की, सिर्फ अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। वो ये सब कह ही रही थी कि तभी दादी और बाकी सभी मेधस्वी को हैरानी से देखने लगते हैं। दादी कहती है, मेधस्वी आपको सब पता था? दादी की बात सुनकर मेधस्वी को ये एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया। वो रक्षिता से अलग होकर सबको देखती है। सभी उसे ही देख रहे थे। ये देखकर वो अपना सर झुका लेती है और कहती है, हाँ दादी, रक्षिता ने हमें पहले ही सब बताया था। हमने इन्हें मना भी किया, पर रक्षिता ने हमारी बात नहीं मानी और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। दादी रक्षिता से कहती हैं, रक्षिता आप एक बार हमें ये बात बताती तो हम ऐसा कुछ होने ही नहीं देते। हम जानते हैं दादी, और इसी वजह से हमने ये बात आप सबसे छुपाई। अगर हम ये बात आप सबको बताते तो आप सब हमें वेद की सीक्रेट बॉडीगार्ड बनने कभी नहीं देते। और दादी हमारा काम तो यही है ना, पहले हमारे बाबा ठाकुर साहब की सुरक्षा करते थे, अब उनकी जगह हमने ले ली। रक्षिता कहती है, खबरदार रक्षिता, जो आपने फिर से ये कहा तो, आप इस घर की बहू हैं, लेकिन हमारे लिए जिस तरह वेदांत है उसी तरह आप हैं। दादी कहती हैं। रक्षिता मुस्कुराते हुए दादी को देखकर कहती है, आपकी बहुत याद आएगी दादी। ये सुनकर दादी असमझ सी उसे देखकर कहती है, क्या मतलब है आपका? रक्षिता मुस्कुरा देती है। नायरा कायरा पास खड़ी रक्षिता को ही देख रही थी। रक्षिता उन दोनों को अपने पास बुलाती है। दोनों रक्षिता के पास आती हैं। नायरा कहती है, भाभी आप जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर हम बहुत मस्ती करेंगे।
रक्षिता स्माइल करती है और कहती है, अपना हाथ आगे करिए। दोनों रक्षिता की ओर अपना हाथ बढ़ाती हैं। रक्षिता उन दोनों का हाथ अपने हाथ पर रखकर कहती है, वादा कीजिए हमसे, आप दोनों मिलकर अपने परिवार को कभी उदास नहीं होने दोगी और अपना ख्याल रखोगी और बुआजी को परेशान नहीं करोगी। भाभी, आप ये सब क्यों बोल रहे हो? कुछ हुआ है क्या? कायरा कहती है। रक्षिता मेधस्वी को सुनंदा जी के पास ले जाने को कहती है। मेधस्वी उसे उनके पास ले जाती है। रक्षिता सुनंदा जी के पैर छूने के लिए झुकती है। वैसे ही सुनंदा जी उसे पकड़कर उठाते हुए कहती हैं, ये क्या कर रही हो? आज तक आपको मुझसे जितनी भी शिकायतें थी, अब नहीं रहेगी। हमने आपको आज तक भी परेशान किया, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आज के बाद हम शायद आपको कभी परेशान न करें। रक्षिता ये सब बातें बड़ी ही सहजता से कहती है। रक्षिता की बातें सुनकर सुनंदा उसे असमझ सी देखे जा रही थी। वो आखिर में वेदांत के पास आती है और कहती है, वेद, हमने उस समय जो भी कहा सब भूल जाइए। पता नहीं जख्मी हालत में हम क्या कुछ बोल गए। हम अपने होश में नहीं थे, इसीलिए वो सब बोल गए। हमने उस समय जो भी कहा वो सच नहीं था। हमने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। हमारी तरफ से अब से आप आज़ाद हैं। रक्षिता अपनी नज़रें झुकाए वेदांत से कहती है। रक्षिता की बात सुनकर सभी उसे चौंक कर देखते हैं। ये क्या कह रही हैं आप रक्षिता? होश में तो हैं आप? दादी प्लीज, वैसे भी हमारी किस्मत में इनका साथ बस इतना ही था, रक्षिता कहती है। रक्षिता, आपका सबसे मिलने का समय खत्म हो चुका है, अब आपको जाना चाहिए। ठाकुर कहते हुए वहां आते हैं। वीरेंद्र, ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जा रही है रक्षिता? वो तो अभी ठीक भी नहीं हुई पूरी तरह, दादी कहती हैं। माँ, रक्षिता वहीं जा रही जहां इन्हें होना चाहिए। वेदांत और रक्षिता के शादी का कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी अब खत्म हो चुका है। रक्षिता के यहाँ रुकने की अब कोई वजह नहीं। कुछ दिनों में दोनों का डाइवोर्स भी हो जाएगा, फिर हमारा वेदांत इस कॉन्ट्रैक्ट के रिश्ते से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। ठाकुर साहब बहुत आसानी से ये बात कहते हैं। वीरेंद्र, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भूलिए मत, रक्षिता इस घर की बहू है। बहू है नहीं, बहू थी। हाँ माँ, आपने सही सुना। कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते ही ये सारे रिश्ते खत्म। अब रक्षिता यहाँ नहीं रह सकती, वीरेंद्र जी कहते हैं। लेकिन दादी कह ही रही होती हैं कि तभी रक्षिता कहती है, दादी, हमने फैसला कर लिया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। और दादी, आपको मेरी कसम है, आप नहीं रोकेंगी मुझे। हम आपको ऐसा कोई वचन नहीं देंगे। दादी, रक्षिता कह ही रही थी कि तभी वेदांत उसकी बात काटकर कहता है, रक्षिता, आपकी नाराजगी हमसे है तो फिर उसकी सजा आप घर के बाकी सदस्यों को क्यों दे रही हैं? नहीं वेद, हम आपसे नाराज नहीं हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपसे नाराज रहें। हम तो एक आम लड़की हैं और ये घर हमारा कभी था ही नहीं। आज नहीं तो कल हमें तो जाना ही था यहाँ से। रक्षिता, ये आपका घर है, हमेशा से ये आपका घर था और रहेगा। प्लीज रक्षिता, हम सबको छोड़कर मत जाइए, प्लीज। वेदांत रक्षिता से रिक्वेस्ट करता है। रक्षिता अपना चेहरा फेर लेती है और सिद्धार्थ से कहती है, भाई, हमें यहाँ से ले चलिए प्लीज, हमें यहाँ घुटन हो रही है। सिद्धार्थ ये सुनकर रक्षिता के व्हीलचेयर को लेकर बाहर जाने लगता है। रक्षिता, प्लीज रुक जाइए। हमारे लिए नहीं, पर दादी के लिए रुक जाइए, प्लीज रक्षिता, वेदांत रक्षिता के आगे आकर कहता है। रक्षिता अपनी मुट्ठी भींच लेती है। सिद्धार्थ कहता है, वेदांत, हटो सामने से। रक्षिता यहाँ नहीं रहना चाहती तो तुम क्यों उसे रोक रहे हो? तुमने सुना नहीं इसे यहाँ इस घर में घुटन हो रही है। हम हटो सामने से। सिद्धार्थ इतना कहकर उसे सामने से हटाता है। सभी रक्षिता को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रक्षिता नहीं रोकती और चली जाती है। वेदांत को देखकर ठाकुर साहब कहते हैं, वेदांत, आप ठाकुर परिवार के इकलौते वारिस हैं। आपके लिए बड़े बड़े राजघराने से एक रिश्ते आ रहे हैं और आप हैं कि उस नौकर की बेटी के पीछे अपने कीमती आंसू बहा रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। आखिर आप भी तो उनसे शादी करना नहीं चाहते थे, पर अब आपका पीछा उस नौकर की बेटी से छूट गया है। ये कुछ लड़की के फोटोज आप देख लीजिए, अब जिससे बोलेंगे उससे। बस, वेदांत जोर से चिल्लाता है और गुस्से से ठाकुर साहब को घूरने लगता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।